11th Biology, Chapter 11th Transport in Plants. Have you ever wondered how water reaches the top of tall trees, or for that matter, how and why substances move from one cell to the other, whether all substances move in a similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances? वो ये कहना चाह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी है किस तरह से वो टॉल ट्रीज के सबसे ऊपर तक पहुंचता है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे कोई सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा वेदर ऑल सब्सटेंसेस मूव इन अ सिमिलर वे, मतलब सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब सेम वे में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर उनके लिए अलग से एनर्जी की ज़रूरत होती है जब वो सब्सटेंस मूव करते हैं। तो वो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि जो प्लांट है नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज मच मोर देन एनिमल डू, कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूरत है मॉलिक्यूल्स को मूव करने की। कहाँ पे? लॉन्ग डिस्टेंसेस में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस में आपके मॉलिक्यूल मूव करें मच मोर देन एनिमल डू, किससे ज़्यादा? जितना एनिमल को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता जैसे कि एनिमल्स के पास होता है। और दूसरी चीज़, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। वाटर टेकन अप बाय द रूट हैज़ टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी वाटर रूट से जाता है, मतलब रूट्स लेती हैं जिस भी वाटर को, उसको सारे पार्ट्स तक पहुंचना होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, लेकिन उसको सारे पार्ट्स तक पहुंचना होता है प्लांट्स के। और कहाँ तक? टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, मतलब जो स्टेम ग्रो कर रही होती है वहाँ तक। The photosynthetes or food synthesized by the leaf have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. जो खाना आप लीव्स बनाती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज बाय द लीफ। देखो, एक जो रूट ने एब्जॉर्ब किया उसको ऊपर तक पहुंचना ज़रूरी है, हर एक सिंगल जो भी पार्ट है वहाँ तक। और दूसरी चीज़ है कि दूसरा क्या लिखा है कि जो भी फूड लीव्स बनाती हैं उसको भी हर पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है, जैसे कि रूट टिप्स होती हैं वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लिखा है मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज़ ऑल्सो टू टेक प्लेस। अब ये डिस्टेंस और ये मूवमेंट कहाँ कहाँ तक होती है? जो मूवमेंट होती है अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस तक कोई चीज़ मूव करती है। जैसे एक चीज़ मान लेते हैं कि सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रही है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक, एंड फ्रॉम सेल टू सेल, कई बार सेल से सेल तक मूवमेंट होती है एक टिश्यू के अंदर, सबको होना होता है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रांसपोर्ट प्लांट में होते हैं। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस that take places in plant, one would have to recollect one basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body. अगर किसी को समझना है कि किस तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस प्लांट के अंदर हो रहे हैं, या फिर अगर उसके बारे में जानना है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है या प्लांट बॉडी की एनाटॉमी कैसी होती है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयन। हमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, किसको लेके? डिफ्यूजन को लेके। डिफ्यूजन क्या होता है? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ तक मूव करती है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक, या फिर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन कोई चीज़ मूव करती है, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज अबाउट, उसके अलावा हमें थोड़ा सा केमिकल पोटेंशियल और आयन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से, मतलब उनके अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस होते हैं, और उस चीज़ को समझने के लिए हमें सेल के या प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है व्हेन वी टॉक ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम बात करते हैं कि मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरह की मूवमेंट की हम बात करें, और दूसरी चीज़ कौन से सब्सटेंस की, या व्हाट सब्सटेंस वी आर लुकिंग एट। ठीक है, दो चीज़ें कि कौन सी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं और कौन से सब्सटेंस की हम बात करें। एक फ्लावरिंग प्लांट में जो सब्सटेंस है that would need to be transported are, एक फ्लावरिंग प्लांट में जो सब्सटेंस बेसिकली मूव करेगा वो क्या मूव करेगा? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें एक फ्लावरिंग प्लांट में जो मूव करेंगी। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहा है ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेस मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो
उसने ये बोला कि छोटी डिस्टेंस तक, मतलब जब डिस्टेंस बहुत बड़ी नहीं होती तो सब्सटेंस कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, विच इज़ बेसिकली जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है छोटी डिस्टेंसेज में या तो डिफ्यूजन या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ट्रांसपोर्ट जब लॉन्ग डिस्टेंसेज में होता है, जब बड़ी डिस्टेंसेज में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस में तो होगा ही होगा, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, और उसको पूरे को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। नाउ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और एक और चीज़ जो समझने की है यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट की। रूटेड प्लांट की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, मतलब कि अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम में तो वो, जैसे कि अब जाइलम क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, वाटर या फिर मिनरल, ठीक है। तो जब जाइलम में ट्रांसपोर्ट होगा तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी रूट से स्टेम तक आपका जो भी चीज़ है वाटर या मिनरल वो मूव करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन इज यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ठीक है, रूट से स्टेम तक। फिर वो बोल रहा है ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हाउ एवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो ऑर्गेनिक या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स या फिर जो ऑर्गेनिक होते हैं वो उनके अंदर होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं, कई डायरेक्शन में। कई डायरेक्शन बेसिकली वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जब होता है ट्रांसपोर्ट तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक compounds synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of the plant including storage organ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लीव्स में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फोटोसिंथेटिक लीव्स में सिंथेसाइज हुए हैं वो सारे पार्ट्स तक जाते हैं, एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। और कहाँ तक जाते हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स तक जाते हैं। स्टोरेज ऑर्गन से फिर बाद में वो री एक्सपोर्टेड होते हैं। देखो जैसे उन्होंने क्या किया, लीव्स ने खाना सिंथेसाइज किया, उसको सिंथेसाइज करने के बाद वो खाने को कहाँ बेच देंगे, स्टोरेज ऑर्गन, मतलब ये प्लांट के खाने की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में दोबारा स्टोरेज ऑर्गन में जाने के बाद दोबारा वहाँ से री एक्सपोर्ट होता है, मतलब वहाँ से जहाँ उसको जाना है वहाँ जाता है। The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem, leaves and the growing region। अब उसने क्या बोला, जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो रूट्स ले तो लेती हैं और उसके बाद वो ऊपर की डायरेक्शन में, रूट्स ने इन मिनरल न्यूट्रिएंट को लिया, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम में, लीव्स में एंड ग्रोइंग रीजन में, मतलब जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। When any plant part undergo senescence, जब कोई भी प्लांट पार्ट अंडरगो senescence मतलब धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है, nutrients may be withdrawn from such region and move to the growing part। जैसे कि कोई भी प्लांट पार्ट अगर उसके अंदर senescence हो रहा है, ठीक है, मतलब वो बूढ़े की तरफ जा रहा है, बूढ़ा होने वाला है, तो न्यूट्रिएंट जो होंगे ना वो ऐसे रीजन से विड्रॉ कर लिए जाएंगे, मतलब उस रीजन से वो किस रीजन की तरफ मूव करने लगेंगे, ग्रोइंग पार्ट की तरफ। ये प्लांट्स में एक चीज़ होती है कि कोई पार्ट अगर, जैसे कि कोई लीव्स है जो झड़ने वाली हैं, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है उनको, बूढ़ी से मतलब मेरा यही है कि उनकी अर्ली एज आ रही है, तो उसके बाद वो जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करते हैं ग्रोइंग पार्ट्स में, जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स है जहाँ ग्रोथ हो रही है वहाँ मूव करते हैं। Hormones or plant growth regulators and other chemical stimuli are also transported। वो कह रहा है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें, हॉर्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोनों के दोनों क्या होते हैं ये, और केमिकल स्टिमुली, ये चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती हैं, भले ही बहुत ही छोटी अमाउंट्स में। उसके बाद लिखा है सम टाइम इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट। कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फिर केमिकल स्टिमुली हैं, ये सब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। लेकिन उसने क्या लिखा है, कई बार सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में, और फिर वहाँ से वो बाकी जगह पे जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हेंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर। अब उसने ये चीज़ बोली कि इसीलिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड होता है,
ठीक है, मतलब कि सब अपनी अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं और हर ऑर्गन अपना अपने हिसाब से सब्सटेंस को रिसीव कर रहा है और कुछ किसी किसी चीज़ को दे रहे हैं। मतलब फ्लावरिंग प्लांट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक मतलब कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, और कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक किसका है? कंपाउंड्स का, जहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं और हर ऑर्गन क्या कर रहा है? कुछ सब्सटेंस रिसीव कर रहा है, ले रहा है और कुछ दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था, एक बेसिकली आपको बताया गया कि क्या क्या है इस चैप्टर में और किस किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। जो मेन चैप्टर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट और उसके बारे के जो फैक्टर्स हैं वो अब स्टार्ट होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट इज डिफ्यूजन। Start with diffusion. Movement of diffusion is passive and may be from one part of the cell to other, or from cell to cell, or over short distances, say from the intracellular spaces of the leaf to the outside. देखो वो क्या कह रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है वो पैसिव होता है। ठीक है, अभी पैसिव और एक्टिव अभी हम पढ़ेंगे आगे, बट बेसिकली वो कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो कई जगह पे हो सकता है, जैसे कि एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल के पार्ट तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, या फिर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस, जैसे कि जो लीफ की अंदर की इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहाँ से बाहर तक। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, और जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल मूव्स इन अ रैंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है? चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, और नो एनर्जी एक्सपेंडिचर और रैंडमली मूव कर रही है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे होता है, और किसी भी लिविंग सिस्टम पे ये डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, गैसेस एंड लिक्विड में डिफ्यूजन होता ही होता है। अब उसने क्या लिखा? बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली। मतलब सॉलिड सब्सटेंस का डिफ्यूजन नहीं होता है, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ कि गैसेस और लिक्विड में तो डिफ्यूजन होता ही है, मतलब इनके थ्रू ये चीज़ें तो मूव करती हैं, बट सॉलिड अगर मूव करता है तो उसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलते। तो उसने इसलिए ये लाइन लिखी है कि जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड में कम होता है, इन सॉलिड मतलब सॉलिड के अंदर होता है बट सॉलिड का नहीं होता। मतलब सॉलिड मूव नहीं करते बट सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसमें कई चीज़ें मूव करती हैं। डिफ्यूजन is a very important to plants since it is the only means for gaseous movement within the plant body. Plants के लिए क्यों important है? क्योंकि अगर plants के अंदर gaseous movement हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से हो रही है। ठीक है, it's only mean for gaseous movement within the plant body. दूसरी चीज़, diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure. कि जो डिफ्यूजन की रेट है कि डिफ्यूजन कितना होगा कितना कम होगा वो कई चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे कि कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, और अभी हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। उसके बाद है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो कैसी है जो उनको सेपरेट करिए, मतलब जिस जगह से जिस जगह मूव करना है उसके बीच की जो मेम्ब्रेन है वो कितनी परमिएबल है या उसकी परमिएबिलिटी कैसी है। एंड देन है टेम्परेचर, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, और दूसरा है मतलब फोर्थ है प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। As pointed out earlier, a gradient must already be present for diffusion to occur. मतलब एक ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस भी होना चाहिए, और जैसे कि कहते हैं ना हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एक ग्रेडियंट होना चाहिए अगर डिफ्यूजन को होना है तो। डिफ्यूजन की रेट डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का साइज कितना है, और ये चीज़ ऑब्वियस है कि कोई सब्सटेंस अगर छोटा है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ फास्टर। नाउ the diffusion of any substance across a membrane are also depend on its solubility in lipids. Diffusion of any substances across a membrane also depend on the solubility in lipids, the major constituent of the membrane. कि किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन अगर हो रहा है किसी सब्सटेंस का किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो इस पर भी डिपेंड होता है कि लिपिड्स में सॉल्युबिलिटी कैसी है, या जो मेम्ब्रेन है उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, मतलब मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से बनी है। सब्सटेंस सॉल्यूबल इन लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, लिपिड्स में सॉल्यूबल जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी मूव कर जाते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड से। ठीक है, अब अगर आपके लिपिड्स में डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली बात है वो मेम्ब्रेन से जल्दी मूव कर जाएगा। Substances that have a hydrophilic moiety and find it difficult to pass through the membrane, their movement have to be facilitated. कुछ ऐसे substances होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं,
ठीक है, हाइड्रोफिलिक होते हैं और उनके लिए ये मुश्किल होता है कि वो पास करे किसी मेम्ब्रेन से, इसलिए उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब उनको ऐसा बनाया जाता है कि मूवमेंट हो पाए। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, वो साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। दोबारा सुनिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसी साइट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि मॉलिक्यूल क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन को, तो फैसिलिटेट कराया जा रहा है यहाँ पे मूवमेंट को। They do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present for molecule to diffuse even if facilitated by the protein. इसने क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हाई से लो सेट करते हैं। वो ये कह रहा है कि ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल को डिफ्यूज करना है। तो मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। और ये किसके थ्रू फैसिलिटेट होता है? और जब बाद में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, आपका डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल है, तब फैसिलेटेड होता है प्रोटीन की हेल्प से, मतलब प्रोटीन फैसिलेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैसिलेटेड डिफ्यूजन। कि जब ऑलरेडी प्रॉब्लम है डिफ्यूजन होने में इजीली, तो फैसिलेटेड किसी प्रोटीन की हेल्प से या किसी और चीज़ की हेल्प से डिफ्यूजन कराया जाता है। इसने ये बोला है कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होते हैं यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो एक सब्सटेंस को दूसरी जगह यानी एक मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करने में हेल्प करते हैं बिना एटीपी एनर्जी खर्च करे। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं सब्सटेंस को मूव करने में अक्रॉस अ मेम्ब्रेन बिना एनर्जी खर्च करे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लो टू हाई कंसंट्रेशन, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी ऐसा नहीं है कि वो लो आपकी जो मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करा पाएँ, वो तब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही मूव करा पाएंगे, क्योंकि अगर लो से हाई कंसंट्रेशन में जाना है तो उसके लिए एनर्जी इनपुट ज़रूरी होता है, एनर्जी देनी ज़रूरी होती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में अपने आप हो जाता है, फैसिलिटेड में प्रोटीन्स या कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो हेल्प कराते हैं मूवमेंट में। Transport rate reaches a maximum when all of the protein transporters are being used, saturation। उसने ये बोला कि जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो एकदम से मैक्सिमम पहुंच जाता है जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो प्रोटीन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, जब वो सारे यूज़ हो जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम पहुंच जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंसेज फॉर अपटेक। मतलब ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है, हर किसी के लिए नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को लेके जाता है। तो इसलिए ये सेल को या सेल टू सेलेक्ट, मतलब सेल को अलाउ करता है कि किसी चीज़ को वो ले सके। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। ये ऐसी चीज़ों से सेंसिटिव होता है, ऐसे इनहिबिटर से सेंसिटिव होता है जो प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन वगैरह है वो तो लिपिड वगैरह से बनाई है, और जो कैरियर्स हैं जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो वो यही कह रहा है कि इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है जो रिएक्ट करते हैं प्रोटीन साइड चेन से। द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। दूसरी चेन है द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये चैनल फॉर्म करते हैं। ठीक है, चैनल काइंड ऑफ चीज़ फॉर्म करते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन के वो पास कर सकें। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, अदर कैन बी कंट्रोल। कुछ चैनल ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन चैनल जो हमेशा ओपन होते हैं, खुले होते हैं, उनके थ्रू पास हो जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जो चैनल्स हैं वो लार्ज होते हैं जिसकी वजह से कई सारे मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और द पोरेंस आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलोइंग मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। पोरेंस के बारे में बता रहा है कि ये जो पोरेंस होते हैं ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो ह्यूज पोर्स फॉर्म करते हैं आउटर मेम्ब्रेन में प्लास्टिड्स की, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की, और वो अलाउ करते हैं कि छोटे छोटे जो प्रोटीन्स हैं, मतलब स्मॉल प्रोटीन या फिर छोटे प्रोटीन के साइज़ की जो चीज़ें हैं वो पास कर सकें। वो ये कह रहा है फिगर 11.1 shows an extracellular molecule bound to the transport protein. The transport protein then rotates and release the molecule inside the cell. Example, water channels made up of 8 different types of aquaporins. फिगर 11 शो में दिखाया गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होता है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, रोटेट करता है और वो मॉलिक्यूल को अंदर छोड़ देता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है वाटर चैनल्स, जो बेसिकली 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन से बने हुए हैं।
यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आउटर सेल है, ऑफ आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये मेम्ब्रेन है। उसके बाद दिखाया है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ है, ये रोटेट होगा और इसको अंदर की साइड पे छोड़ देगा, इनर साइड ऑफ द सेल पे। तो दिस इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जहाँ पे एक प्रोटीन्स ने हेल्प करी मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद है पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। उसने ये बोला कि कुछ कैरियर या कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूवमेंट अलाउ करते हैं या फिर डिफ्यूजन अलाउ करते हैं तभी जब दो तरह के मॉलिक्यूल साथ में मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको समझना है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखो सिम्पोर्ट में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। एंटीपोर्ट में क्या होता है, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक आ रहा है। तो एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में, और यूनिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है When a molecule move across a membrane independent of the other molecule, the process is called uniport. जब एक मॉलिक्यूल मूव करता है और वो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी और मॉलिक्यूल पे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। तो तीन तरह के हमने पढ़ लिए, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये डिफरेंस होता है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से कि इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। इसमें आपको एनर्जी चाहिए ताकि आप किसी मॉलिक्यूल को मूव कर सको अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप जा रहे हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसे होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको करते हैं। हेंस डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए। पंप्स क्या होते हैं, पंप वो प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पंप्स आर प्रोटीन, ये वो प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं ताकि वो सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह, एक मेम्ब्रेन से मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी जगह लेके जाएं। ये जो पंप होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे। इसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आप जा रहे हो, लो से हाई पे जा रहे हो तो अपहिल, जब हाई से लो जाते हो दैट इज डाउनहिल। Transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used or are saturated. जैसे उसमें हुआ था आपका कैरियर में, वैसे ही इसमें भी बोला है कि ट्रांसपोर्ट रेट अपना हाईएस्ट तक पहुंच जाता है जितने भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर हैं या तो वो यूज़ हो जाए या वो सेचुरेट हो जाए, मतलब प्रॉपरली उनको यूज़ कर लिया जाए। Like enzyme, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane. These protein are sensitive to inhibitor that react with protein side chain. Again, ये जो enzymes होते हैं इनके अंदर, जैसे कि enzymes के साथ था, तो carrier protein जो थे वो बहुत specific थे कि वो क्या carry करते हैं। तो ये भी ऐसे बहुत specific होते हैं कि ये क्या carry करेंगे, क्या लेके जाएंगे। दूसरी चीज़, these protein are sensitive to inhibitor that react with protein side chain. ये जो प्रोटीन होते हैं ना काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर से, मतलब ये इनहिबिटर जल्दी से इनको मतलब अफेक्ट कर सकता है, और क्योंकि ये प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर लेते हैं। ना एक चीज़ और पढ़नी है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, दैट इज comparison of different transport processes. Table 11.1 gives a comparison of different transport mechanism. Protein in the membrane are responsible for facilitated diffusion and active transport and hence show common characteristic of being highly selective. उसने ये बोला कि जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं हाईली सेलेक्टिव होने का। मतलब हमने दोनों चीज़ों में पढ़ा, चाहे वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, की सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और वो दोनों चीज़ें, दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, सेलेक्ट करते हैं बहुत हाईली कि यही चीज़ लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। एंड हेंस शो कॉमन, ये तो हो गया, दे आर लायबल टू सेचुरेट, रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर्स एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी सेचुरेट हो सकते हैं, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं कि, मतलब लिमिट होती है कि पर्टिकुलर इतने ही जाएंगे या इतने ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए सेचुरेट भी हो सकते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। इनहिबिटर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में हमने पढ़ा, फैसिलिटेड में भी और एक्टिव में भी, और ये हार्मोनल रेगुलेशन के कंट्रोल में होते हैं,
ठीक है। बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेड और नॉट टेक प्लेस ओनली अलॉन्ग अ ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी। पर उसने ये बोला कि जो डिफ्यूजन है चाहे वो फैसिलिटेड हो या ना हो, वो that take place only along a gradient and do not use energy। ठीक है, आपका जो डिफ्यूजन है चाहे वो फैसिलेटेड हो या ना हो, वो सिर्फ एक ग्रेडियंट के अकॉर्ड होगा और इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये जो एक टेबल दिखाई है उसमें आपको बेसिकली यही बताया कि सिंपल डिफ्यूजन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, नो 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 नो। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए। हाईली सेलेक्टिव होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है, यस, इसमें भी होता है। उसके बाद है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लो से हाई कंसंट्रेशन, नो, लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। उसके बाद है इट रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, तो क्या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी एनर्जी की जरूरत है, नहीं, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, इसलिए ये सारे ऑप्शन यस हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर 11th बायोलॉजी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको इसके और पार्ट्स या 11th और 12th की बायोलॉजी के और पार्ट देखने हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। थैंक यू।